हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इथेनॉल के बारे में और आफ्टर दिस हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। आइए हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। किसके? इथेनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इथेनॉल जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? तो आइए हम बात को समझते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H5OH। ये फॉर्मूला होता है इथेनॉल का। अच्छा, बनता कैसे है जरा ध्यान से देखिए। 2 कार्बन्स होते हैं, यहां पर 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंटेड होते हैं और यहां पर क्या होता है, यहां पर आप ध्यान से देखें तो यहां पर H होता है, यहां पर H होता है और उसके बाद क्या होता है, OH यहां प्रेजेंटेड होता है। तो CH3 CH2OH। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है। क्योंकि यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है इसीलिए इसको कहा जाता है इथेनॉल। ठीक है, आइए तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होता है, लिक्विड होता है। देन इसके बाद इसको अल्कोहल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये ग्रुप प्रेजेंटेड है, ये ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप यहां पर प्रेजेंटेड है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, अल्कोहल ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मैनी टॉक्सिक्स। क्योंकि वाटर में आसानी से क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसका यूज कई तरह की मेडिसिन्स पर्पस के लिए भी किया जाता है, जैसे टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉक्सिक्स। यानी कई तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें इसका एज अ ट्रीटमेंट की तरह यहां पर यूज किया जाता है। सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कितने भी अमाउंट में आप मिला दो ये वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल रहेगा। आइए बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की कि इथेनॉल कौन कौन सी रिएक्शंस को बताता है। सबसे पहले अगर हम सोडियम की बात करें तो इथेनॉल जो होगा वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, इथेनॉक्साइड बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा। ध्यान से देखिए क्या बना रहा है, सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है और इसके साथ साथ H2 गैस यहां से क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। यहां पर सोडियम एक मेटल होता है, CH3 CH2OH ये इथेनॉल है। रिएक्शन हुई, क्या हुआ, CH3 CH2ONA। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहां पर माइनस होता है ये वाला और यहां पे ये क्या होता है, प्लस। तो ये माइनस वाला प्लस के साथ कनेक्ट हो गया तो क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड बन गया और H2 गैस यहां से क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इथेनॉल जो है वो क्या करता है, वो एल्कीन भी देता है। यानी कि ऐसी कार्बन चेन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईन कहते हैं। अब वो एल्कीन भी हो सकता है, प्रोपाइन भी हो सकता है, ब्यूटाइन भी हो सकता है, इथाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए कैसे रिएक्शन होगी, CH3 CH2OH यानी कि ये इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई। तो क्या हुआ, हमें इथीन मिल गई और इसके साथ साथ H2O क्या हो गया, लिबरेट हो गया, यानी यहां से बाहर निकल गया। यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने कार्बन का आप इथेनॉल लोगे उतने ही कार्बन की आपको डबल कार्बन की चेन मिलेगी जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंटेड होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज द नेम, दिस इज इथीन। क्या कहते हैं इसको, इथीन कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, कार्बन के कंपाउंड आसानी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑन कंबस्टन यानी बर्न होने के बाद। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आइए रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने बोला ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल के ऊपर अगर आप अल्कलाइन KMnO4 लिख दें प्लस हीट प्रोवाइड कर दें या फिर आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट प्रोवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको CH3COOH। यहां पर जो COOH आपको दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर है।
ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ओके, तो यहाँ इथेनोइक एसिड आपको मिल जाता है जिसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर K2Cr2O7 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आइए बात करते हैं इथेनोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। इसको सबसे पहले हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड है, अभी अभी हमने बताया था COOH ग्रुप है, यानी ये एसिड ग्रुप को क्या करता है, बिलोंग करता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, यानी एसिटिक एसिड के अगर आप 5 to 8% सोल्यूशन को अगर आप किस में डाल देते हो, वाटर में डाल देते हो, तो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है, जो जनरली हमारे फ्रिज वगैरह में रखा हुआ रहता है। यूज्ड वाइडली एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, पिकल्स मतलब होता है आचार, आचार को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो। इट्स मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 290 केल्विन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 होता है। फ्रोजन एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी कि अगर आप एसिटिक एसिड को फ्रीज कर दो तो इसका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से हम इसको जानने लग जाते हैं। आइए इथेनोइक एसिड की कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसका नाम है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहां पर देखिए क्या होगा, एसिड की रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो क्या होगा, हमें यहां पर एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, आइए इस तरह की रिएक्शन को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करनी है, तो हमने एसिड लिया और एसिड की रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ कर लिया। CH3CH2OH क्या होता है, अल्कोहल होता है। रिएक्शन के बाद क्या होगा, इसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, इसको हम इथेनॉल कहते हैं, यानी कि ये एसिड है और ये अल्कोहल है। इसके बाद हमने इसके अंदर H2SO4 कोई भी एसिड को आप मिला दीजिए तो क्या होगा, यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है यही ग्रुप आपका क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 और CH3, इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। क्या होता है इसका नाम, एस्टर इसका नाम होता है। आइए देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर यानी एस्टर कैसे बनता है। ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने मिक्सचर को डाल रखा है। 5 to 8% आप डालते हो तो यहाँ पर आपने कुछ अमाउंट में वाटर डाल रखा है। इसके बाद हमने वायर गेज के ऊपर इस बीकर को सेट कर रखा है, ट्राइपॉड स्टैंड है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर एस्टर मिल रहा है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सैपोनिफिकेशन की। सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन यानी प्रिपरेशन ऑफ सोप। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले क्या होगा, कार्बोनेट्स यानी CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन होगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने CH3COOH यानी कि क्या करा, किसी एसिड को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, Na2CO3 यानी इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, NaOH की प्रेजेंस में CH3COONA मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3COONA, जिसको हम सोडियम इथेनोएट कहते हैं, और इसके साथ हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, यहां पर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Na, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, रिएक्शन को बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद CH3COOH की रिएक्शन अगर मैं NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा देता हूं तो क्या होता है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगेन वापस आपको NaOH लेना है तो भी क्या होगा, सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, इसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा। ठीक है, आगे देखिए, एस्टर की रिएक्शन अगर मैं अल्काली के साथ करा दूं तो क्या होगा, द रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 तरीके से रिएक्शन होगी। पहला तो एस्टर का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, देन उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अल्काली होगी। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, एस्टर की रिएक्शन जब मैं अल्काली के साथ कराऊंगा तो अल्कोहल फॉर्म होगा,
इसके अलावा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी आप बोलते हो COOH, तो अब H को रिप्लेस कौन कर लेगा? H को रिप्लेस यहां पर सोडियम कर लेगा, तो हम उसको क्या कह देंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन को देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्ट कराना। यानी हमने CH3COO-C2H5 यानी एस्टर ले लिया हमने, और इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट, जिसको हम एस्टर भी कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराना है तो हमने क्या करा? NaOH लिया। NaOH जो है वो ध्यान से देखिए, द वाटर प्रेजेंट इन NaOH इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ester. The H plus ion and OH minus ion is added to the ester. यहां पर क्या होगा? इसके अंदर प्रेजेंटेड जो H plus और OH minus ion होंगे वो क्या होंगे? वो एस्टर को फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेशन करेंगे। अब आप कह रहे हो सर यहां तो NaOH जो है इसमें वाटर नहीं दिख रहा। अरे बेटा, NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसको वीक करने के लिए आप क्या करते हो? उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में वाटर को ऐड कर देते हो, जिससे वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंटेड होगा। क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा और CH3COOH बन जाएगा, यानी इथेनॉल बन जाएगा और सोडियम एसीटेट आपका बन जाएगा। यहां पर सोडियम एसीटेट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे एसिटिक एसिड होगा। रिएक्शन विथ अ अल्काली। अब उसके बाद हम बात करते हैं अल्काली के साथ कैसे रिएक्शन होगी। NaOH की रिएक्शन जब CH3COOH के साथ की जाएगी तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, CH3COONA। अब यहां पर क्या होगा? सोडियम इथेनोएट आपका बनके तैयार हो जाएगा और इसके साथ साथ वाटर आपका बनके तैयार हो जाएगा। आइए बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में। CH3COO-C2H5 की रिएक्शन जब NaOH के साथ की जाती है तो क्या होता है? CH3COONA मिलता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हुआ है? ये वाला जो पार्ट है Na, ये प्लस का है और ये काय का है? माइनस का। तो क्या हुआ? CH3COO जो ये माइनस है इस, और ये वाला क्या है? प्लस का। तो ये प्लस का है और ये क्या है? माइनस। तो क्या हुआ? ये माइनस वाला प्लस की तरफ चला गया और प्लस वाला किस तरफ चला गया? माइनस की तरफ चला गया। तो क्या हो गया? CH3COONA पहला कंपाउंड बन गया। CH3COO माइनस था तो प्लस वाला Na इसके पास आ गया, तो क्या हो गया? CH3COONA बना और इसके साथ साथ CH3CH2OH आपका बनके तैयार हो गया। ये क्या कहलाता है? ये इथेनॉल कहलाता है। ठीक है, ये सोडियम एसीटेट कहलाएगा, ये इथेनॉल कहलाएगा, ये इथाइल एसीटेट कहलाता है। ठीक है, आइए अब आगे और बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैं वेजिटेबल ऑयल लेता हूं और वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन मैं किसके साथ करता हूं? NaOH के साथ करता हूं, तो क्या होगा? तो मुझे यहां पर सोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोप यहां मिल जाएगा। सोप क्या होता है? C17H35COO आप बोल सकते हो या फिर C15H31COO आप कह सकते हो। कॉमनली यही ज्यादातर क्या होता है? यूज में आता है। इसके साथ साथ ग्लिसरॉल भी आपको बनके तैयार हो जाएगा। आगे डिटेल में हम इसके मैकेनिज्म को भी देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट एक्चुअली में कैसे बनते हैं, क्या इसका वर्किंग होता है, और इन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, सबसे पहले सोप एंड डिटर्जेंट में, अ सोप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यही बताया था, C17H35COO। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमने बोला C17H35COO, अगर हमने Na बोला तो Na की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Na की जगह हम K भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का होता है। तो अगर मैं Na लिखता हूं तो क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, या फिर K लिखता हूं तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैसी एसिड। ठीक है, तो यहां पर हम इनको आसानी से लिख सकते हैं। अब यहां पर डिटेल में समझिए, यहां पर ये जो चेन है दिस वन, ये क्या कहलाती है? ये वाला आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कहलाता है और ये आपका पोलर पार्ट कहलाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, हमने इसको टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला हाइड्रोकार्बन चेन है C17H35 वाली, जिसको हम जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये वाला जो Na+ आयन है ये कैसा है? ये आयनिक एंड है। कौन सा है? COO- और Na+ वाला ये पार्ट है। A detergent is a sodium salt of a long chain benzene sulfonic acid। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की चेन होती है। इसमें भी ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन चेन कहलाती है, और ये वाला पार्ट आपका कौन सा कहलाता है? पोलर वाला पार्ट
कहलाता है। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले देखिए, अगर मैं सोप को सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की बात करूं, हार्ड वाटर में कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है, कैल्शियम +2 आयंस होते हैं और मैग्नीशियम 2+ आयंस होते हैं। डिटर्जेंट की भी बात करूंगा सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए क्या होगा। यहां पर अगर आप सोप को अगर आप हार्ड वाटर में डाल देते हैं तो आसानी से वो लेदर यानी कि झाग को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, बट अगर आप सोप को हार्ड वाटर में डालते हो तो वो इजीली लेदर फॉर्म नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर आप डिटर्जेंट को इजीली अगर आप किस में डाल देते हो, सॉफ्ट वाटर में डालते हो, तो वो लेदर फॉर्म करेगा और यहां पर भी क्या करेगा, वो लेदर को फॉर्म करेगा। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, अगर मैं सोप को सॉफ्ट वाटर में डालता हूं तो नो स्कम फॉर्म। स्कम क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है उसको हम स्कम कहते हैं। तो वाटर को अगर आप किस में डालोगे, अगर आप सोप को वाटर में डाल दो या वाटर को आप सोप में डाल दो तो जनरली क्या होगा, यहां पर कोई स्कम फॉर्म नहीं होगा। इस जगह क्या होगा, रिएक्ट विथ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को ही आप क्या कहते हो, स्कम कहते हो। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी स्कम फॉर्म नहीं होगा और यहां पर भी स्कम फॉर्म नहीं होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर डिटर्जेंट जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है किसके कंपैरिजन में, सोप के कंपैरिजन में। आइए बात करते हैं 2 सैंपल्स ऑफ हार्ड वाटर आर टेकन। देखिए हमने क्या करा, 2 सैंपल्स लिए, देन इसके बाद इस बीकर में हमने देखिए यहां पर सोप है और इस साइड हम यूज करने वाले हैं किसका, डिटर्जेंट का। ये सैंपल X है और ये सैंपल कौन सा है, Y। ठीक है, ये डिटर्जेंट हम मिला रहे हैं और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमने रब करके और इसको हम अच्छी तरीके से दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, शेक वेल कर रहे हैं। एक तरफ सोप और दूसरी तरफ क्या है, डिटर्जेंट। अब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कहां पर स्कम फॉर्म हो रहा है, कहां पर लेदर फॉर्म हो रहा है। यहां पर देखिए जो यहां पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्या है, स्कम है, जबकि यहां पर क्या हो गया, लेदर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो कि अगर आप सेम तरह के सैंपल लेते हो और अगर आप डिटर्जेंट डालते हो या एक में सोप डालते हो तो डिटर्जेंट वाला क्या करेगा, लेदर को फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। लेदर फॉर्म इन सैंपल Y में लेदर फॉर्म हो रहा है और X में क्या हुआ, स्कम फॉर्म हुआ। तो हमने क्या समझा, लेदर फॉर्म इन Y बट नॉट इन X। Y में लेदर फॉर्म हो रहा है, X में नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है, डिटर्जेंट फॉर्म लेदर इवन विथ हार्ड वाटर, वाइल ऑर्डिनरी सोप जो होता है वो कभी भी हार्ड वाटर में वो लेदर को फॉर्म नहीं करता है। तो यहां पे ये रिजल्ट है। तो अगर आप कहो कि लेदर ज्यादा, अगर आप बात करो कि भाई डिटर्जेंट ज्यादा अच्छा है या फिर सोप ज्यादा अच्छा है, तो आप कह दोगे कि डिटर्जेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो लेदर को फॉर्म करता है अच्छे खासे अमाउंट में, और क्योंकि वो अच्छे खासे अमाउंट में लेदर को फॉर्म करता है तो आप कह सकते हो कि आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लीन हो सकते हैं। सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक फैटी एसिड। इट रिएक्ट विथ हार्ड वाटर फॉर्मिंग स्कम। सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके स्कम को फॉर्म करता है, इसीलिए ऑर्डिनरी जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। जबकि अगर आप बात डिटर्जेंट की करते हो तो वहां पर वो क्या करता है, हार्ड वाटर में भी परफॉर्म करते हैं। They are the sodium salt of alkyl sulfonic acid group SO3H instead of carboxylic group यानी COOH। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल होता है, ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यहां पर अगर मैं वॉशिंग की बात करूं हार्ड वाटर में तो इसके लिए बिल्कुल भी सोप यूजफुल नहीं होता है, जबकि अगर आप यहां पर बात करें तो ये आसानी से हार्ड वाटर में भी क्या करता है, वॉशिंग को कर सकता है। थर्ड, रिलेटिवली वीक क्लींजिंग एक्शन, यानी सोप से जब आप क्लोथ्स क्लीन करते हो तो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लोथ्स क्लीन नहीं होते, जबकि आप डिटर्जेंट की बात करो तो यहां पर काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लोथ्स आपके क्लीन होते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे मिशेल्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, आपने देखा कि C17H35COONA, इसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो टेल कहलाता है, और जो
पोलर वाला पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, हेड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पोलर वाला पार्ट आपका हेड कहलाएगा और पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, टेल कहलाएगा। टेल यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। अब देखिए सोप का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये हाइड्रोफिलिक एंड है और ये वाला हाइड्रोफोबिक एंड है। अब मिशेल्स कैसे बनते हैं, देखिए अब जनरली क्या हुआ कि आप जानते हैं कि जितने भी कॉर्नर्स हैं, हेड्स हैं, वहां पर सोडियम आयन क्या है, प्रेजेंटेड है और बीच में क्या प्रेजेंटेड है, मान लीजिए ऑयल की ड्रॉपलेट प्रेजेंटेड है। अब ऑयल की ड्रॉपलेट जो होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर के साथ क्या हो जाता है, कनेक्टेड होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आसानी से वो उसको बाइंड कर लेता है और वहां से उसको रिमूव कर देता है। अब सोप का क्लिंजिंग एक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लीजिए ग्रीस और कोई डर्ट लिया। अब इसके बाद हमने क्या करा, हाइड्रोफिलिक एंड ऊपर वाला है ये ब्लू वाला पार्ट और हाइड्रोफोबिक एंड क्या है, नीचे वाला पार्ट है। अब क्या हुआ, इन क्लिंजिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैचेस इटसेल्फ टू ऑयली डर्ट टेंड टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द डर्टी सरफेस एंड डिसोशिएट इनटू फ्रैगमेंट। अब क्या होता है, अब देखिए जो आपका जो ये वाला जो पार्टिकल है, जो आपकी इम्प्यूरिटी है, दिस वन, ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट्स कनेक्टेड हो जाएंगे और हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट क्या रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे। जब वाटर आप इसके ऊपर से फ्लो कराओगे तो वाटर जो होगा हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट से बॉन्ड बना लेगा और इस इम्प्यूरिटी को क्या करेगा, यहां से पूरी तरीके से क्लीन कर देगा। ध्यान से देखिए अब क्या लिखा हुआ है, दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर टेल टू स्टिक टू ऑयल। अब देखिए ये जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये सब क्या हो रहा है, इस ऑयल ड्रॉपलेट से कनेक्टेड होता चला जा रहा है। अब आगे देखिए कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता चला जा रहा है। द सॉल्यूशन नाउ कंटेन स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल सराउंडेड बाय डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। द नेगेटिवली चार्ज हेड्स प्रेजेंट इन वाटर प्रिवेंट the small globules from coming together and form aggregate। अब क्या होगा, ये जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है, इस ऑयल ड्रॉपलेट के सराउंडिंग में सभी क्या होगा, नॉन पोलर वाला पार्ट आके इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, कनेक्टेड कर लेगा और पोलर वाला पार्ट आपका किस तरफ हो जाएगा, आउटर एरिया में हो जाएगा। अब जैसे ही आप क्या करोगे, वाटर को फ्लो करोगे तो क्या होगा, दस द ऑयली डर्ट इज रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप वाटर को फ्लो करोगे तो ये क्या होगा, ऑयली जो डर्ट होगी वो इस क्लोथ से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। सो दिस वाज योर लेक्चर डियर स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।